अब हम लोग जानेंगे मानव में लैंगिक जनन। तो देखिए, मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। अब तक हम विभिन्न स्पीशीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं। आइए अब हम उस स्पीशीज के विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है, आइए इसको भी समझते हैं कि आखिर किस प्रकार मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। आइए अब स्थूल रूप से एक असंबंध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। आइए इसका जवाब जानने के लिए एक असंबंध बिंदु से ही प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा। कक्षा 1 से 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं। ये सभी जो बदलाव आए हैं, इस परिवर्तनों को हम लोग सामान्य रूप से कहें तो वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में, किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जिन्हें मात्र केवल शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता। जबकि शारीरिक सौष्ठव यानी कि शरीर की जो सुंदरता, जो उसकी बनावट है, जो रूप है, ही बदल जाता है। शारीरिक रूप रेखा ही बदल जाता है किशोरावस्था के परिवर्तन के समय। शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। तो किशोरावस्था के समय जो परिवर्तन आता है उस समय शारीरिक अनुपात बदल जाता है, नए लक्षण भी आते हैं, संवेदना भी परिवर्तन आते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख एवं जांघों के मध्य जनन अंगी क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि शरीर के कुछ भाग जैसे कि कांख हो गया, जांघ हो गया, उनके मध्य में क्या होता है कि बाल के गुच्छ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरों पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है, कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। ये कुछ परिवर्तन हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तन अग्र की त्वचा, स्तन के अगले भाग की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म यानी पीरियड होने लगता है। अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों के चेहरे में या चेहरे पर दाढ़ी मूछें निकल आती हैं तथा उसकी आवाज़ फटने लगती है। साथ ही दिवा स्वप्न अथवा रात्रि में शिश्न भी, ठीक है, यानी कि जनन अंग जो होता है अक्सर क्या होता है, विवर्धन यानी कि उत्थान, उसमें उत्थान आने लगता है और उसके कारण क्या होता है, उसमें ऊर्ध्व हो जाता है, मतलब
सीधा हो जाता है, उठ जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन किसी में मंद गति से होता है। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। देखिए, कुछ कुछ परिवर्तन तेजी से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरण की बात करें तो लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे यह वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। इन परिवर्तनों में क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों के बीच में विविधता देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग अलग हैं, नाक रूपरेखा सब अलग अलग हैं। उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, किस तरह वृद्धि हो रहा है बालों पे, स्तन अथवा शिश्न की आकृति एवं आकार भी भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। ये कुछ मायने हैं जो आपको बता रहा है कि लैंगिक के लिए ये परिपक्व हो गया है। ये जो परिवर्तन ये प्रतीक दे रहा है। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? लिखा है कि इस उम्र के समय, इस आयु के समय शरीर में जो लैंगिक की जो परिपक्वता है क्यों परिलक्षित होती है, क्यों विशिष्ट हो जाती है? हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। देखिए, मनुष्य जो है बहुकोशिक जीव है और उसमें विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। और इसके बारे में हम लोग पहले से भी जानकारी ले चुके हैं, बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य। देखिए, लैंगिक जनन के समय क्या होता है, शरीर में जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है, जो कि वही विशिष्ट कार्यों में से एक है। तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक विकसित होते हैं। देखिए, पौधों में भी क्या होता है, इसी प्रकार के विशेष कार्य के लिए विशेष कोशिका और उत्तक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशेष उत्तक विकसित करता है। प्राणियों में अगर बात करें, जैसे कि मानव में भी क्या होता है, इस कार्य हेतु, उन विशेष कार्य हेतु विशेष उत्तक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवा अवस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवा अवस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। क्या लिखा है, शरीर के संसाधन जो है मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे होते हैं या लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते क्या होता है, जनन उत्तक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। इस प्रक्रम के चलते क्या होता है कि जनन उत्तक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होने शुरू होती है, जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे सामान्य जो वृद्धि है शरीर की वो धीमी होना शुरू होती है, उस समय जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। और यही वजह है कि किशोरावस्था की इस अवधि को यौना आरंभ कहा जाता है, पुबर्टी कहा जाता है।
अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, उसका जुड़ना। देखिए, अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंध है। जो भी परिवर्तन अभी हम चर्चा किए हैं, आखिर उनका जनन प्रक्रम से क्या संबंध है, किस प्रकार संबंध है। हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन होना, उसका जुड़ना। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं का बाह्य मोचन मतलब बाहर से उसका निर्माण होना और उसे गति करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रतिस्थापन भी होना, ये जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसा कि पौधे में देखने को मिलता है। अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है। देखिए, पौधे में क्या था कि बाह्य द्वारा हुआ था, उड़ के जैसे आया था परागकण और वो वर्तिकाग्र पे आया, तो ये तो था बाह्य मोचन द्वारा। परंतु दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो, यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो, तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। देखिए, यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो, अगर दो जंतु अगर इस संगम में भाग लेना है, तो ये आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौन आरंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन, जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि जो नए बाल का पैटर्न जो है, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग एवं अथवा संरचना की आवश्यकता होती है। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच जब जनन कोशिकाओं का वास्तविक स्थानांतरण होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, विशिष्ट अंग होते हैं और विशिष्ट संरचना होती है, जो इसकी आवश्यकता होती है। किसके लिए? जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशेष अंग की आवश्यकता होती है और उसकी विशेष संरचना की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता, शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता भी एक कारण है जनन कोशिका के स्थानांतरण के लिए। यानी कि शिश्न के ऊर्ध्व मतलब नर के जनन अंग का उठने का घटना। स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है। देखिए, मानव में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो माँ के शरीर में लंबे समय तक गर्भ में रहता है तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है। जैसे जन्म होता है उसके बाद वो स्तनपान करता है, माँ का दूध पीता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। देखिए, इन सभी क्रियाओं के लिए मादा के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि उसके जननांग तो विकसित होना ही चाहिए, परिपक्व होना ही चाहिए, और साथ ही साथ स्तन भी परिपक्व होना चाहिए। आइए इन जनन तंत्र के विषय में जानें। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि मादा जनन अंग तंत्र कैसा है, नर जनन अंग तंत्र कैसा है। तो अभी हम लोगों ने जितने भी पढ़े, तो जितने लंबे चर्चा हुआ उसमें ये चर्चा हुआ है कि मानव में लैंगिक जनन किस तरह होता है और मानव में लैंगिक जनन के लिए उससे पहले उसके शरीर में किस तरह परिवर्तन होता है। तो इन सभी बातों को अभी हम लोगों ने चर्चा किया।